आज का जो हमारा लेसन है, इस लेसन के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th के लेसन नंबर 5th के पॉलिटिकल साइंस के, और इसके अंदर समकालीन विश्व में जो सुरक्षा है, इस चैप्टर को हम सपोर्टिंग मटेरियल से डिस्कस करेंगे। क्या कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एमसीक्यू में, 2 मार्क्स में, 4 मार्क्स में और 6 मार्क्स में। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया था समकालीन शब्द का मतलब। समकालीन शब्द का मतलब सिंपली अगर हम कहें तो इसे इंग्लिश में कंटेम्परेरी कहते हैं, और ये एक ही समय में अलग अलग स्थानों पर घटने वाली घटनाओं को समकालीन विश्व की घटनाएं कहते हैं। तो आज के ज़माने में यानी एक ही समय में विश्व के अलग अलग जगहों पर सुरक्षा के क्या मायने हैं, हम इस चैप्टर के साथ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सुरक्षा है क्या, तो जो एनसीईआरटी आपको सामान्य तौर पर कहती है कि जो सुरक्षा, इसका सिंपल सा मतलब है कि भाई मानव जो है उसे विभिन्न प्रकार के जो खतरे हैं उनसे उसको अगर आज़ादी है तो वो उसकी सुरक्षा कहलाती है। अलग अलग तरह के खतरे हो सकते हैं। यहाँ पर एक शब्द यूज हुआ है विभिन्न प्रकार के, तो खतरे हमसे अलग अलग प्रकार के। सिंपली हम ये नहीं कह सकते कि खतरों से आज़ादी केवल स्वतंत्रता कहलाती है, हम ये कहेंगे कि विभिन्न प्रकार के, क्योंकि खतरों के भी अलग अलग प्रकार हैं। कुछ खतरे ऐसे हैं जो शुरू से रहे तो उन्हें हम परंपरागत खतरों की श्रेणी में रखते हैं। कुछ ऐसे खतरे हैं जो हमारे लिए नए खतरे हैं, इसीलिए उन्हें हम आधुनिक श्रेणी में रखते हैं। तो सुरक्षा के बेसिकली अगर हम घटकों की बात करें तो सुरक्षा के 2 घटक हो सकते हैं आप सभी के, क्योंकि खतरे ही सुरक्षा का घटक है और खतरे जो है 2 प्रकार के। हर एक सरकार अपने नागरिकों के लिए सुरक्षा की व्यवस्था करती है। अगर हर एक सरकार सुरक्षा की व्यवस्था नागरिकों के लिए नहीं करेगी तो वहां के नागरिक जो है उस सरकार पे भरोसा नहीं करेगी, और चाहे वहां पर कैसी भी शासन व्यवस्था हो, चाहे वहां पर लोकतंत्र हो, चाहे वहां पर राजतंत्र हो, चाहे वहां पर तानाशाही व्यवस्था हो, किसी भी प्रकार की शासन व्यवस्था हो, अगर नागरिकों की सुरक्षा करने में सरकार असमर्थ है तो वहां पर हम कह सकते हैं कि वहां के नागरिक जो है सरकार को सपोर्ट नहीं करेगी। विश्व के अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार के खतरे हैं। कई खतरे ज्यादा हैं, कई खतरे कम हैं। कई देश ऐसे हैं जहां पर जनता के अंदर ही बहुत ज्यादा रोष या आक्रोश देखने को मिलता है, जिसकी वजह से सरकार का वो विरोध करती रहती है हमेशा। कई जगहों पर ऐसा है कि यहाँ पर अच्छी खासी डेमोक्रेसी है, जनता सरकार को सपोर्ट करती है, तो वहां पर खतरे कम है। और तीसरी कैटेगरी में हम ऐसे देश भी रखते हैं जहां पर जनता जो आपस में संघर्ष आंदोलन करती है, तो शांति भंग होने का खतरा एक तो ये है, लेकिन वहां पर कई बार प्राकृतिक आपदा भी अधिक आते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पर हम जापान को रख सकते हैं इस श्रेणी में। तो यहाँ पर कह सकते हो कि खतरे जो है देशों के अंदर 3 तरीके के हो सकते हैं। वहां की एक तो आंतरिक खतरे, एक बाह्य खतरे हो गए, और एक ये कह सकते हो आप कि प्राकृतिक खतरे भी आपके आ जाएंगे। सुरक्षा का अर्थ क्या है, तो भाई जो मानव जीवन है उसमें जितने प्रकार के भी खतरे हैं उनसे उनको दूर रखना, ताकि मनुष्य शांतिपूर्वक जीवन यापन कर सके। अलग अलग तरह के खतरे हो सकते हैं, तो उन सभी तरह के खतरों से मनुष्य को निजात दिलाना और व्यक्ति जो है शांतिपूर्ण जीवन जी सके, यही क्या कहलाता है, आपका सुरक्षा कहलाता है। सुरक्षा की कितनी धारणाएं, ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पेपर में क्वेश्चन यहाँ से पक्का बनता है, 100% क्वेश्चन बनता है। अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन बनाए तो यहाँ से बनेगा। सुरक्षा की 2 धारणाएं, सुरक्षा के 2 प्रमुख घटक हैं। आप ये भी कह सकते हो, पहला परंपरागत धारणा, पारंपरिक घटक, और दूसरा अपारंपरिक या गैर पारंपरिक, या फिर आधुनिक भी आप कह सकते हो इसको। आप इसे आधुनिक भी कह सकते हो या अपारंपरिक भी कह सकते हो। तो भाई पारंपरिक खतरों के अंदर बात करें तो इसमें सबसे पहला होता है, सबसे इंपॉर्टेंट भी यही होता है, पहला और इंपॉर्टेंट, बाहरी आक्रमण से खतरा, और दूसरा है आपका आंतरिक खतरा। सुरक्षा की पारंपरिक धारणा में जो सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा है, इसमें बाहरी खतरा थोड़ा सा ज्यादा नहीं माना गया है, कम माना गया। हालांकि खतरा बाहरी आज भी मौजूद है, लेकिन इसमें एक मनुष्य के सामने कई सारे नए खतरे आ गए। तो मानवता की सुरक्षा की बात करेंगे अपारंपरिक में, और दूसरा हम विश्व की सुरक्षा की बात करेंगे, पूरे विश्व की। यहाँ पर जो सुरक्षा का जो कंसर्न है किसी एक देश से जुड़ा नहीं है, यहाँ पर पूरे विश्व से जुड़ा है। तो पारंपरिक धारणा में 2 प्रकार है, आप सभी कह सकते हो, एक बाहरी आक्रमण से खतरा और दूसरा आंतरिक खतरा। बाहरी आक्रमण से खतरा क्या क्या हो सकता है, आपके ऊपर सैनिक हमला हो सकता है, आपके शहर के अंदर, देश के अंदर जेनोसाइड हो सकता है, जनसंहार हो सकता है। जनसंहार का मतलब है लोगों के कत्लेआम किए जाए, यानी वहां पर लोगों को बेवजूद में बेकार में मारा जा रहा है।
तीसरी चीज हम इसके अंदर देखते हैं, बाहरी खतरे से बचने के लिए कई बार हम शक्ति संतुलन करते हैं। शक्ति संतुलन का मतलब यह है पावर ऑफ बैलेंस। सिंपल सा मीनिंग ये है कि अपने आप को अपने विरोधी के समान ताकतवर बनाना ही शक्ति संतुलन कहलाता है। तीसरी बात हम ये भी देखते हैं कि कई बार हम सुरक्षा बनी रहे हमारी, बाहरी हम पे खतरा ना हो, इसके लिए हम कई देशों के साथ मिलकर कोई समूह बना लेते हैं, संगठन बना लेते हैं, और जिससे हमारी ताकत बढ़ जाती है। जैसा कि हमने शीत युद्ध के काल में देखा, अमेरिका द्वारा नाटो बनाया गया, सोवियत संघ द्वारा वार्सा पैक्ट बनाया गया। और बेसिकली ये क्यों बना था, तो इसका एकमात्र उद्देश्य, अगर हम कहें एक ही उद्देश्य है कि भाई अगर किसी भी सदस्य देश पे हमला हो तो सभी मिलकर जवाब दें। तो ऐसे गठबंधन बनाकर भी बहुत से लोग बाहरी आक्रमण से बच जाते हैं। और तीसरा आपका शस्त्रीकरण। शस्त्रीकरण का मतलब है कि आप अपने आप को इतने ज्यादा हथियार से लैस कर लो, इतने ज्यादा आप अपने पास हथियार बना लो, हथियारों की होड़ कर दो। हथियारों की होड़ यानी सशस्त्रीकरण होता है। इसमें आप हथियार जितना बढ़ा सकते हो उतना हथियार बढ़ाते हैं, ताकि सामने वाला जो भी देश हमारा विरोधी देश है उसको हम हरा सके। अब देश के अंदर आंतरिक खतरे क्या क्या हो सकते हैं, जैसे हमारे देश में जो कानून व्यवस्था है वो सुचारू रूप से नहीं चल रही, सरकार के खिलाफ आंदोलन हो रहे हैं, सरकार जो है कानून व्यवस्था मेंटेन करने में असफल रह रही है। तो कानून व्यवस्था ठीक से ना चल पाना ये भी एक चिंता का विषय है और ये एक आंतरिक खतरा है। दूसरा अलगाववाद देखते हैं। अलगाववाद आखिर क्या होता है, कई बार जब एक ही देश में रह रहे लोगों को नजरअंदाज किया जाता है, लोगों पर विशेष रूप से ध्यान नहीं दिया जाता, तो वहां की जनता कई बार उस पूरे पर्टिकुलर क्षेत्र से अलग होने की बात करती है। हमें क्षेत्रीय आकांक्षा इंडिया वाली बुक में एक चैप्टर पढ़ना है, जिसके अंदर हम ऐसे बहुत सारे अलगाववादी आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे, जिसके अंदर हमें जम्मू कश्मीर, पंजाब, इसके साथ साथ आपका नागालैंड, मिजोरम, असम, ऐसे बहुत सारे क्षेत्र रहे जहां पर, जिसके बारे में हमको पढ़ना है कि वहां के लोग, क्योंकि सरकार द्वारा उनकी मांगों को अनदेखा किया जाता है, विकास के लिए उनके लिए कार्य नहीं किया जाता, इस वजह से वो लोग क्या करते हैं, अपने देश से ही अलग होने की बात करते हैं। और तीसरी बात, कई बारी धर्मनिरपेक्ष देश ना होने की वजह से या सांप्रदायिकता होने की वजह से भी हम देखते हैं गृह युद्ध हो जाता है। गृह युद्ध में अक्सर ऐसा देखा जाता है कि एक कम्युनिटी या किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र के लोग जो होते हैं किसी दूसरे कम्युनिटी या किसी दूसरे पर्टिकुलर क्षेत्र पे हमला कर देते हैं और देश के अंदर ही लोग आपस में लड़ रहे होते हैं। तो सुरक्षा की ये पारंपरिक धारणा थी, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पर सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा की बात करेंगे। देखो अपारंपरिक धारणा, सुरक्षा की जो अपारंपरिक धारणा है, इसके अंदर जो पुराने खतरे हैं वो आज भी मौजूद हैं। यानी सैनिक हमला आज भी हमारे देश में हो सकता है, देश के अंदर आज भी गृह युद्ध हो सकते हैं, गठबंधन आज भी हम बनाते हैं, आज भी अपने जो दुश्मन देश हैं उससे अपने आप को ताकतवर बनाने के लिए हम शस्त्रीकरण आज भी करते हैं। देश के अंदर कई बार अलगाववादी आंदोलनों में आज भी देखने को मिलता है। तो सुरक्षा की जो आधुनिक धारणा है, पुराने खतरों के रहते रहते हमें नए खतरों पर भी ध्यान देना है। पहले ये था कोई बड़ी बीमारी नहीं होती थी, इसलिए मानवता की सुरक्षा की बात नहीं हुई है, पहले बात नहीं हुई। अब लेकिन आज वर्तमान समय में बहुत सारे ऐसे नए नए खतरे उभर चुके हैं जो पहले खतरे नहीं थे। सबसे एग्जांपल है हमारी जो महामारी का एग्जांपल एक, और इस महामारी से आपने देखा कोरोना वायरस जो है, कोविड-19 जो पेंडेमिक का दौर था, वो उससे कोई एक देश ही इफेक्ट नहीं हुआ, एक ही देश कोई प्रभावित नहीं हुआ, उससे कई सारे देश क्या हुए, प्रभावित हुए। बोलो मेरी बात समझ में आई आप लोगों को। इसके बाद में व्यापक तौर पे हम देख रहे हैं आज के जमाने में देशों के अंदर आर्थिक रूप से अंतर पाया जा रहा है। कोई देश ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा अमीर हो चुके हैं, कोई देश ऐसे हैं कि बहुत ज्यादा गरीब हैं। वैश्विक निर्धनता की बात करी मैंने आप सभी के सामने कि भाई विश्व में कई देश, जैसे उत्तर की तरफ अगर हम देशों की बात करते हैं, उत्तरी देशों की, तो वो देश कैसे है, वो विकसित देश है ज्यादातर, और वहीं दक्षिणी ध्रुव के पास के देशों को देखें तो वो अधिकतर विकसित नहीं है, वो विकासशील है या फिर अल्प विकसित है। तो आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नया खतरा ये भी हो चुका है कि जो खाद्य आपूर्ति है वो देश की सरकार अपनी जनता को नहीं कर पा रही, जिसकी वजह से उस देश में अलग अलग प्रकार के कुपोषण या फिर वहाँ की जनता के अंदर जेनेटिक प्रॉब्लम हो रही है। आप सभी को पता है, जैसे एक एग्जांपल मैं आप लोगों को दूंगा, हमारे देश में बच्चों को पोलियो का टीका लगाया जाता है और उसमें हर महीने कुछ दवाइयां भी दी जाती है बच्चों को, या अलग अलग प्रकार के इंजेक्शन लगाए जाते हैं। ये हमारी सरकार द्वारा आंगनवाड़ी या जो भी हमारे नज़दीकी केंद्र होते हैं, ऐसे स्वास्थ्य के केंद्र, वहाँ पर निःशुल्क लगाए जाते हैं।
वो क्यों लगाए जा रहे हैं? क्योंकि हमारी सरकार उसका खर्चा देती है ताकि हमारे जो लोग हैं उन लोगों में वो वंशानुगत प्रॉब्लम ना हो। लेकिन विश्व में ऐसे बहुत सारे देश हैं जहाँ की सरकार इन सबको करने में असमर्थ है और वहाँ के जो लोग हैं वो अलग अलग प्रकार के रोग से या बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम आज भी बनी हुई है। तीसरी बात, मनुष्य के लाइफस्टाइल ने मनुष्य के लिए बड़ा ही सबसे बड़ा संकट का विषय बना दिया। एक जैसे प्राकृतिक विपदा, हमने ऐसा नहीं कि प्राकृतिक विपदा अभी आती है, पहले नहीं आती थी, पहले भी आती थी, अभी भी आती है। आजकल हम देखते हैं मनुष्य ने जैसे डैम बना दिए, जल जो समुद्र में नदी का जा रहा था, बर्बाद हो रहा था, उस जल को रोकने के लिए हमने बांध बना दिए। उन बांध के अगर टूट जाएंगे, अगर वो बांध टूट जाएंगे तो उससे क्या प्रॉब्लम होगी? उससे प्रॉब्लम ये होगी कि जो तटवर्ती या जो निकटवर्ती उस बांध के आसपास के जो इलाके हैं वो पूरी तरीके से डूब जाएंगे। आपने एक फिल्म देखी होगी मोहनजोदाड़ो, उसमें इसको बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया है। तो आजकल प्राकृतिक आपदा, एक तो प्राकृतिक आपदा तो खैर वो होती है जो प्रकृति से आए, लेकिन ये मानव निर्मित आपदा आजकल ज्यादा आ रही है। जैसे पहाड़ों पे लोग बाग शेल्टर्स बना रहे, घर बना रहे, लोग घूमने जा रहे हैं, होटल बना रहे, पता लगता है भीषण बारिश होती है, बादल फटता है। तो उत्तराखंड में जैसा कि 2014 के करीब में हमने त्रासदी देखी थी, 2010-14 के लगभग में, तो उस समय बहुत बुरी तरीके से वो प्रभावित हुआ। आजकल हमारा लाइफस्टाइल ये है कि हम टनल बना रहे हैं बड़े बड़े, हमने देखा था टनल को खोदते खोदते बहुत सारे लोगों की जान जा रही है। तो प्रकृति आजकल, क्योंकि हम प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, इसीलिए प्रकृति भी अपना रौद्र रूप दिखा रही है। तो आजकल प्राकृतिक विपदाएं भी आ गई और ये सारे के सारे बेसिकली ये किसी देश को प्रभावित नहीं कर रहे, ये मनुष्य के जीवन से जुड़े हुए डायरेक्टली। जितने तीनों पॉइंट मैंने आपको बताए, चाहे वो महामारी का बताया, चाहे वो मैंने एक जेनेटिक बीमारी का बताया, या तीसरा प्राकृतिक आपदा, वो मनुष्य को प्रभावित कर रही है। तीसरी चीज यहाँ पर अगली चीज है जो विश्व की सुरक्षा को भी चुनौती दे रही है। जैसे आतंकवाद एक नया मुद्दा है, पर्यावरण संकट एक नया मुद्दा है, या फिर पर्यावरण के अंदर या इसके अंदर बताया गया जलवायु संकट जैसे। तो ये ऐसे खतरे हैं। देखो आतंकवाद के बारे में तो मैं आपको बता दूं, आतंकवाद होता क्या है। आतंकवाद जैसे इंग्लिश में टेररिज्म कहते हैं, और ये अगर हम बात करें तो अंग्रेजी में इसे ट्रम्बल शब्द से निकला। ये ट्रम्बल शब्द जो होता है उसका मतलब होता है कांपना या थरथराना। और जो ये आतंकवाद है बेसिकली ये चाहते क्या है, जिस भी देश में आतंकवाद होता है, वो आतंकवाद का सीधा सिंपल सा मीनिंग ये है कि कुछ ऐसे अलगाववादी तत्व हैं जो उस देश के भी हो सकते हैं और उस देश के भी नहीं हो सकते। वो चाहते हैं कि वहाँ की सरकारें जो है उनकी बातों को माने, लेकिन जब उनकी सरकारें उनकी बातों को नहीं मानती तो वो आतंकवादी घटना करते हैं। कहीं पर बम फोड़ देते हैं, कहीं पर लोगों को क्या करते हैं, हाईजैक कर लेते हैं, प्लेन्स को हाईजैक कर लेते हैं, या लोगों को बंदी बना लेते हैं। इस तरीके से ये डर 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 पैदा करके लोगों के मन में या सरकार के मन में डर पैदा करके अपनी बातों को मनवाना चाहते हैं। तो ये एक नया तरीका है, एक जो है दुनिया के दूसरे देशों की सरकारों को अपने हिसाब की पॉलिसी बनवाने के लिए। जलवायु परिवर्तन, इससे पूरी दुनिया प्रभावित है, और बहुत सारे नए खतरे भी हैं जिसके बारे में हम चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। जैसे आपको BWC के बारे में पढ़ना है, CWC के बारे में पढ़ना है। ये कई बार इसका पूरा नाम भी आया था, जैसे बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन। जैसे आपने सुना होगा कि कोरोना वायरस कहा जा रहा था जब स्टार्टिंग में निकला था कि ये एक बायोलॉजिकल वेपन था। एक फिल्म भी आई है चेन्नई टू चाइना, उसमें दिखाया गया है कि किस तरीके से एक डॉग को पहले इन्फेक्ट किया गया, उसको एक जो डॉग था उसके अंदर पहले वायरस डाला गया, उससे पूरे शहर के अंदर फैल जाता है। ऐसी कोरोना वायरस पहले हमारे इंडिया में हम देखते हैं, पहले केरल में आया, और केरल में आने के बाद में ये एक स्टेट से दूसरे स्टेट, दूसरे स्टेट से तीसरे स्टेट्स, पूरे इंडिया में फैल गया, ऐसे पूरे विश्व में फैल गया। तो ऐसे वेपन्स पहले बनाए जाते थे। मैं आपको बता दूं, हमारी सरकार तो इतनी कभी निर्भर हुई नहीं, ना ही हमारी सरकार ने कभी इस तरफ ध्यान दिया। शीत युद्ध के काल में सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में ऐसी संधियां हुई है जिसमें कहा गया है कि बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन, यानी उन संधियों के तहत कोई बायोलॉजिकल वेपन नहीं बनाएगा। तीसरा अगली चीज आपको याद रखना है CWC। CWC का मतलब क्या है? केमिकल वेपन कन्वेंशन। केमिकल क्या होते हैं? रासायनिक होते हैं, रासायनिक चीजें होती है जो लैब वगैरह में बनाई जाता है। हम केमिकल से भी कोई ऐसा वेपन नहीं बनाएंगे। जैसे एक परमाणु बम को देखें तो एक केमिकल की तरह हम उसको समझ सकते हैं, समझना चाहे तो। ऐसे वेपन्स नहीं बनाए जाएंगे जो कि पूरी संपूर्ण मानव जाति के लिए खतरा हो। तो नए नए खतरे हैं जो विश्व में हमें देखने को मिल रहे हैं। अगर आपको इतनी बात सारी समझ में आ गई तो इस चैप्टर का पूरा सार ये था। अब आपको सारी की सारी बातें इसके अंदर समझ में आएंगी, यही चीज है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है बाहरी सुरक्षा की पारंपरिक धारणा। हम यहाँ पर बात कर चुके हैं बाहरी सुरक्षा की जो पारंपरिक धारणा है। बाहरी खतरे की बात करेंगे। सबसे पहली बात तो बाहरी खतरे नाम से ही क्लियर हो जाता है। इसमें हम बेसिकली हम ये देखते हैं कि बाहर से हमारे देश में आक्रमण ना हो।
बाहर से देश में आक्रमण ना हो, इसके लिए सरकार क्या करती है, 3 तरीके के उपाय तो पक्का करती है। सबसे पहली बात क्या करेगी, पावर ऑफ बैलेंस, अपने आप को अपने विरोधी के समान ताकतवर बनाएगी। दूसरी चीज क्या करेगी, सैनिक गठबंधन बनाएगी, दूसरे देशों के साथ मिलकर अपनी सुरक्षा को बढ़ाना। तीसरी बात अगर हम बात करें तो शस्त्रीकरण करना, हथियारों की होड़ करना। तो यानी खतरे का एक स्रोत, जो बाहरी आक्रमण का खतरा है, ये बेसिकली क्या है, खतरे का एक ऐसा स्रोत है जो दूसरे मुल्क से होता है, यानी दूसरा कोई मुल्क है वो हम पे अटैक करेगा, ये खतरे का स्रोत के रूप में देखा जाता है बाहरी आक्रमण। जो सैन्य हमले की धमकी देकर, हो सकता है हमको सैन्य हमले की धमकी दे। एक अच्छा एग्जाम्पल आपके सामने, एक यूक्रेन का है और दूसरा आपके सामने एक एग्जाम्पल है रशिया का। आपने देखा कि जो ये रशिया है ये काफी ताकतवर देश है, किसके मामले में, यूक्रेन की तुलना में। और रशिया ने क्या कर दिया, यूक्रेन पे हमला कर दिया। और यूक्रेन पे हमला ना करने के लिए उसने वो भी कहा था, एक कंडीशन भी रखी थी कि अगर आप नाटो में शामिल नहीं होगे तो मैं आप पे हमला नहीं करूंगा, परंतु अगर आप नाटो में शामिल होगे तो मैं आप पे हमला करूंगा। और ऐसे ही हमें देखने को मिलता है कि बाहरी मुल्क, ये कोई दूसरा मुल्क है और इसने यूक्रेन पे क्या किया, अटैक कर दिया। यूक्रेन पे जब इस पे अटैक किया तो यहाँ पर बेसिकली धमकी दी गई पहले, और साथ ही साथ हमारी इससे स्वयं प्रभुत्ता पे भी खतरा है। अब पेपर में अगर आ जाए आपके स्वयं प्रभुत्ता आखिर क्या होती है, तो आपको याद रखना है अपने आत्मनिर्णय लेने की जो क्षमता होती है, इसको हम स्वयं प्रभुत्ता कहते हैं। साथ ही साथ उस देश की स्वतंत्रता भी भंग हो जाती है, उस देश की क्षेत्रीय अखंडता भी भंग हो जाती है। जैसे कि एग्जाम्पल देता हूँ, चाइना ने 1962 पे जब हम पे अटैक किया था, तो जम्मू एंड कश्मीर का जो हमारा ये वाला रीजन ऑक्साई चीन का कहलाता है, ये चीन के पास में। तो कई बार जब बाहरी आक्रमण होता है तो हमारी क्षेत्रीय अखंडता भी प्रभावित होती है, या फिर हम कह सकते हैं कि हमारा क्षेत्र चला जाता है। पाकिस्तान से युद्ध हुआ तो हमारा पीओके चला गया, वो उसके पास में। तो हो सकता है कि भाई पारंपरिक रूप से ही सही, लेकिन सुरक्षा की जो बाहरी अवधारणा, बाहरी हमला की घटना है, यह हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए हर देश अपने देश में मिलिट्री को स्ट्रांग आज भी रखता है और पहले भी रखता था। इससे कोई भी समझौता नहीं किया जा सकता। सुरक्षा की नीति का सीधा संबंध यह है कि भाई युद्ध की आकांक्षा को रोकने से होता है, यानी बाहरी आक्रमण को हम कैसे रोक सकते हैं, क्योंकि बाहरी आक्रमण होगा, आप उसका डिफेंस करोगे, सामने वाला व्यक्ति और हमला करेगा, और ऐसी स्थिति में आपको क्या करना पड़ेगा, उस हमले का जवाब देना पड़ेगा। और नहीं तो अब जब आप ऐसा नहीं करोगे तो आप हार जाओगे। तो यहाँ पर जब हम युद्ध को रोकने की स्थिति का कार्य करते हैं, यानी युद्ध को रोकने का कार्य करते हैं, जैसे बातचीत से करें, किसी संधि से करें, समझौते से करें, तो ये अवरोध की स्थिति होती है। ध्यान रखना आप सभी को, पेपर में अगर 1 नंबर में आ जाए आपकी अवरोध की स्थिति क्या है, तो ध्यान रखना है युद्ध की आशंका को रोकने की जो स्थिति होती है, बातचीत से हो सकती है, समझौतों से हो सकती है, तो ये अवरोध का एक एग्जाम्पल है। अगली चीज, शक्ति संतुलन भी अपनाता है। मैंने बताया कि अपने आप को अपने विरोधी के समान ताकतवर बना लेना। हम कई बार क्या करते हैं, किसी देश के साथ या किसी गठबंधन के अंदर शामिल हो जाते हैं, या किसी देश के साथ गठबंधन कर लेते हैं, और वो गठबंधन होने के बाद में हम एक तरीके से, जैसे नाटो का एग्जांपल मैंने आप लोगों को बताया कि नाटो हमारे पास बहुत अच्छा एग्जांपल है। भाई ये 1949 में अप्रैल का मंथ था जब अमेरिका द्वारा बनाया गया था। और बेसिकली क्यों बनाया गया था, अगर नाटो में शामिल किसी भी 12 देश पे अगर सोवियत संघ द्वारा कोई भी आक्रमण किया जाता है तो 12 के 12 मिलकर जवाब देंगे, और इस तरीके से हम अपनी ताकत को बढ़ा सकते हैं या सामने वाले देश को डरा सकते हैं, हम ये भी कह सकते हैं। सुरक्षा की, आंतरिक सुरक्षा की जो पारंपरिक धारणा है, आंतरिक में हमने क्या क्या चीजें पढ़ी। आंतरिक में हमने पढ़ा कि देश के अंदर हो सकता है कानून व्यवस्था अच्छे से ना चले, इसके अलावा देश के अंदर गृह युद्ध हो सकता है, और देश के अंदर अलगाववाद हो सकता है शासन के खिलाफ लोगों को भड़काया जाए या आंदोलन किए जाए। तो ये भी इस पॉइंट के अंदर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। इस अवधारणा में देश के आंतरिक शांति को भंग किया जाता है, कानून व्यवस्था जो है वो सुचारू रूप से नहीं चल पाती। एशिया में, अफ्रीका में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल देखने को मिलता है। आपने सीरिया का नाम सुना होगा, आपने इराक का नाम सुना होगा, आपने ऐसे और भी बहुत सारे देश हैं विश्व में, मैं आपको बता दूं, जहां पर प्राकृतिक संसाधन बहुत ज्यादा है, लेकिन विकसित देश चाहते हैं कि हम इन देशों का प्राकृतिक संसाधन यूज करें। इसीलिए विकसित देश उन देशों में या तो आतंकवाद को बढ़ावा देता है, एक जाति को दूसरी जाति के खिलाफ भड़काता है, या जो भी सरकार बनती है उस सरकार को इतना पैसा देता है कि वहां पर जैसी भी पॉलिसी बने वो हमारे फायदे के लिए पॉलिसी बने और जनता को पता भी नहीं चले। ऐसा देखने को हमें मिलता है, आपको याद रखना है। आप सबको पता है पूरा विश्व आज आतंकवाद को रोकने की बात करता है, लेकिन अगर पूरे विश्व के अगर देश चाहे, एक्चुअलिटी में सरकारें चाहें, तो आतंकवाद पूरी दुनिया में यूं खत्म हो सकता है। लेकिन
क्यों नहीं खत्म करना चाहते? क्योंकि विकसित देश खुद ही आतंकवाद फैलाते हैं। मैंने आपको बताया अफगानिस्तान के अंदर आतंकवाद फैलाया गया, इराक के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, ये खुद विकसित देशों ने आतंकवाद फैलाया है। और ये चाहते हैं क्योंकि उनको पता है कि इस देश की अगर सरकार स्थिर हो जाएगी तो वो हमारे चक्करों में नहीं पड़ेगी, हमसे कभी हमारी कंपनियों को वहां पर इतना लाभ नहीं होगा, हम इनके संसाधनों का दोहन नहीं कर पाएंगे। इसीलिए तो सुरक्षा की जो पारंपरिक तरीके क्या है? निशस्त्रीकरण, मैंने बताया। निशस्त्रीकरण का मतलब एक ये होता है कि आप बाहरी आक्रमण से बचाने के लिए दोनों देश संधियां भी कर सकते हैं। शीत युद्ध के काल में, कल की क्लास जो मैंने लास्ट टाइम ली थी तो आपको वेदांत का सिद्धांत बताया था, या फिर मैंने तनाव शैथिल्य बताया था। तो मैंने बताया था 1962 के बाद से, क्यूबा मिसाइल संकट के बाद से 1979 जब तक अफगानिस्तान में सोवियत संघ की सेना नहीं गई थी, इस काल में अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में बहुत सारी संधियां हुई थी। तो हम हथियारों को कम करके भी क्या कर सकते हैं? शांति स्थापित कर सकते हैं। याद रखना है आप सभी को। सुरक्षा की अपारंपरिक जो धारणा है, इसके अंदर सैनिक खतरे के साथ साथ मानव अस्तित्व पर आने वाले खतरे भी हैं। तो अपारंपरिक धारणा में हम बेसिकली हमने पढ़ा था मानव से जुड़े हुए ही खतरे थे, एक विश्व से जुड़ा खतरा था और एक मानव से जुड़े हुए खतरे थे। आपने ये दो तरीके देखे थे। सुरक्षा के पारंपरिक तरीके में निशस्त्रीकरण, अस्त्र नियंत्रण और विकास की बहाली, ये तो सेम पॉइंट ही आ गया, ये वाला डिट्टो एकदम सेम। अस्त्र नियंत्रण का मतलब क्या है? नियंत्रण का मतलब क्या होता है? कंट्रोल करना। अस्त्र का मतलब हथियार। हम अपने हथियारों को इस हिसाब से प्रोड्यूस करेंगे या रखेंगे कि किसी दूसरे देश को उससे नुकसान ना हो। तो कुल मिला के हथियारों को कम करने की बात होती है ऐसी स्थिति में। ये वाला पॉइंट भी सेम रिपीट कर दिया इन्होंने भाई, लग रहा है लाइनें बढ़ा रही है ऐसे फालतू में। अगला नेक्स्ट पॉइंट है सुरक्षा की अपरंपरागत जो अवधारणा है, उसके अंतर्गत मानवीय अवशिष्ट जो आपके अस्तित्व है उस पर चोट करने वाले खतरे और आकांक्षाओं को शामिल किया जाता है। देखो भाई, सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा है, मैंने आपको ऊपर ही बता दिया, एक तो मनुष्य से संबंधित है, मानव से संबंधित है और विश्व स्तर पे है। तो इसमें यही बताया गया सुरक्षा की अपरंपरागत अवधारणा, एक तो मानव अस्तित्व पे चोट, यानी मानव से जुड़ी हुई बात है जो मानव को डायरेक्टली प्रभावित करती है, और दूसरा ऐसा खतरा जो व्यापक खतरा, बड़े पैमाने पर, यानी विश्व स्तर के खतरे। अब देखो, नए नए खतरे की बात करते हैं, नई नई बीमारियों की बात करते हैं। आपने कोविड-19 सुना होगा। कोविड-19 एक्चुअली में ऐसा कोई नाम नहीं था इसका, मैं आपको बता दूं, इसका पूरा नाम था आपका SARS-CoV-2 वायरस। ये था, ये सार्स फैमिली का वायरस है। सार्स है क्या, तो आपको पूरा नाम याद रखना है, इसका पेपर में आ सकता है, सीवियर है ना एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। भाई इंग्लिश में ही तो है ये, हिंदी में बस लिख दिया है। अब भाई किसी व्यक्ति का हिमांशु नाम है तो उसको बोलोगे इंग्लिश में बताओ जी क्या बोलेंगे, तो नाम है, नाम को नाम से इंग्लिश में बोल सकते हैं। हर चीज का मीनिंग जो है इंग्लिश में नहीं हो सकता, ठीक है भाई। अब ये है क्या, सार्स एक फैमिली है। बोलोगे फैमिली कैसी फैमिली? वायरस की भी फैमिली होती है, तो वायरस की भी फैमिली होती है। अब हम कैसे पहचानते हैं किसी व्यक्ति की क्या फैमिली है? हम उनके डीएनए के आधार पर पहचानते हैं। आपके डीएनए आपके माता पिता से मिलेंगे, आपके बहन भाई के भी डीएनए आपके माता पिता से भी मिलेंगे। ऐसे ही सार्स एक ऐसा वायरस है जो मैंने बताया था, SARS-CoV-2 वायरस था ये कोविड-19। इससे पहले जो वायरस था वो SARS-CoV-1 था। वो कब फैला था? उसमें बेसिकली नॉर्मली जिसमें हमको फ्लू होता था, जिसमें खांसी जुकाम होगा और कई लोगों के जब बुखार ज्यादा हो जाता है तो उनकी मृत्यु भी हो जाती है। तो वैसे ही सेम सिचुएशन कोरोना वायरस में भी था। तो यहाँ पर सार्स के बारे में मैंने आपको बताया कि कुछ ऐसी बीमारियां थी जो विश्व स्तर पर फैली है और भविष्य में ऐसी फैल भी सकती है। तो ये सुरक्षा की जो धारणा है वो किसी एक देश के पर्टिकुलर नहीं है। सुरक्षा की पारंपरिक धारणा जो है, आप कह सकते हो कि वो किसी देश की सुरक्षा पर केंद्रित है, लेकिन जो सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा है वो पूरे विश्व से जुड़ी है या मानव जाति से जुड़ी है, आप ये कह सकते हो। ये बात ध्यान रखना है आपको। तो भाई सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा के दो पक्ष है, एक तो मानव की सुरक्षा और दूसरा विश्व की सुरक्षा। और सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा में विश्व की सुरक्षा के समक्ष प्रमुख खतरे कौन कौन से? तो हम शुरू में बात कर चुके हैं, आतंकवाद है, आतंकवाद के बारे में भी चर्चा कर चुके हैं हम। मानव अधिकारों की सुरक्षा की बात है। देखो भाई, मानव अधिकारों की सुरक्षा कैसे कैसे क्यों डाला गया? कई देशों में मैंने बताया भी जेनोसाइड होता है। जेनोसाइड का मतलब होता है जनसंहार। जनसंहार का मतलब यह है कि पहले तो देशों में गृह युद्ध होगा, आपस में कम्युनिटी लड़ेगी, हिंदू मुस्लिम से लड़ रहा है, यूपी वाले बिहार वाले से लड़ रहे हैं। ऐसे अलग अलग देश की कम्युनिटी या अलग अलग भाषा बोलने वाले जो लोग हैं, तमिल सिंगली को मार रहे हैं, तो ऐसे अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग पहले आपस में लड़ेंगे
और जब लड़ेंगे तो एक समय एक स्थिति ऐसी आएगी कि जब बहुत ज्यादा स्थिति खराब हो जाएगी, लोग एक दूसरे को बिल्कुल मारने पे उतारू हो जाएंगे, तो ऐसी स्थिति में लोगों के अधिकार ना सरकार सुरक्षा कर पाती है ना और कोई। तो ये मानव से जुड़ा हुआ खतरा है, मानव अधिकारों का। वहां पर लोगों के अधिकार छिन जाते हैं। जरूरी नहीं कि उनकी जान जाएगी तब अधिकार छिन रहे हैं। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि सरकार जनता के हिसाब से कार्य नहीं कर रही, और जब जनता सरकार का विरोध करती है तो सरकार उनपे कभी बुलडोजर चलवा देगी, जैसे चाइना में होता है, कभी उनके ऊपर टैंक चलवा देगी, ऐसा हो सकता है। वैश्विक निर्धनता ये भी मनुष्य से जुड़ी हुई एक समस्या है। वैश्विक निर्धनता आप सभी को पता है, आज देशों में अमीरी गरीबी का अंतर हो रहा है। गरीब देश की जो सरकारें हैं वो अपने गरीब बच्चों के लिए सुविधा जो मिलनी चाहिए उनको नहीं मिल पा रही। शरणार्थी की समस्या हो रही है। एक एग्जाम्पल, अभी आपने देखा कि यूक्रेन के लोग जो है वो भाग गए। यूक्रेन के जो लोग हैं वो भाग गए, कहाँ गए? अपने पड़ोसी देशों में शरण ली उन्होंने, जब तक युद्ध नहीं खत्म होगा। अब एक साल भर से ज्यादा हो गया। कई लोग ऐसी खबरें आ रही है कि वहां पर उनको प्यार हो गया, किसी ने शादी कर ली। अब उस देश की सरकार जो जहां पर गए वो लोग उस देश के संसाधनों का तो दोहन कर रहे हैं, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? हमारे देश में देखो, जब बांग्लादेश का वॉर हुआ था, 80 लाख मुस्लिम जो भारत में आए थे, कहाँ गए? कभी गए नहीं, भारत के अंदर ही है। उन्होंने यहाँ, ऐसे में शरणार्थी की समस्या भी तो जो है विश्व स्तर पर एक बड़ी समस्या है, और ये विश्व की समस्या है, किसी एक देश की समस्या नहीं है। बीमारी में देखो, आपको एड्स का नाम पूरा याद रखना है। पेपर में पूरा नाम आ जाता है। क्या नाम है भाई एड्स का पूरा? कोई बताएगा मुझको? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। बेसिकली है क्या ये? इसमें हमारी जो सोचने समझने की जो क्षमता है वो धीरे धीरे खत्म हो जाती है। आपको पता है एड्स क्यों होता है, कैसे होता है? कई बार हाँ, उसका इलाज नहीं, आप सभी को पता है, क्योंकि इसमें इम्यूनो डेफिशिएंसी का मतलब क्या है? आपकी जो शरीर की तंत्रिका कोशिका है ना, इम्यूनो डेफिशिएंसी हो जाएगी। आपको कोई पिन चुभाएगा तो आपको असर नहीं होगा। आप कहीं बैठे हुए हो तो बैठे ही हुए हो, पता ही नहीं क्यों बैठे हुए हो, ऐसा होने लगता है आप लोगों को। उसमें उसका कोई इलाज नहीं हो पाता फिर। ठीक है भाई। इसके अलावा हमने बर्ड फ्लू के बारे में बात कर ली भाई। बर्ड फ्लू किसमें फैलता है? देखो नाम में क्लियर है, बर्ड में फैलता है। और बर्ड मनुष्य खाता है, जैसे चिकन खाता है, तो मनुष्य में भी कई बार उसके लक्षण कई तरीके के दिख जाते हैं। सार्स के बारे में मैं आपको बता ही चुका हूं। एक ये भी पेपर में कई बार पूछा गया है, सहयोग मूलक सुरक्षा क्या है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट है ये भी। 2 नंबर के क्वेश्चन में आपसे पेपर में पूछा जा सकता है, सहयोग मूलक सुरक्षा किसे कहते हैं, या फिर इसको किस प्रकार, ये हमारे लिए क्यों जरूरी है। देखो भाई, सहयोग, देखो नाम में क्या है, सहयोग मूलक सुरक्षा की अवधारणा अपारंपरिक खतरे से निपटने के लिए सैनिक संघर्ष की तुलना में अंतरराष्ट्रीय सहयोग की बात करती है। देखो आंसर, क्वेश्चन में ही आपका आंसर है, मैंने आपको बताया। सहयोग ये क्या कह रही है कि बाहरी आक्रमण का जो खतरा है, मैंने बताया आपको, परंपरागत रूप से भी है और अपरंपरागत रूप से भी है। कभी भी कोई देश किसी पे हमला कर सकता है, पड़ोसी देश। तो इसमें हम उससे सैनिक हमले का जवाब सैनिक में ना देकर हम उससे क्या कर सकते हैं, अंतरराष्ट्रीय सहयोग की रणनीति अपना सकते हैं, जैसा कि नरेंद्र मोदी जी करने की कोशिश करते हैं। ऐसे देश को काउंटर करने की कोशिश करते हैं। या फिर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, जैसे यूक्रेन पे जब रशिया ने अटैक किया, तो यूक्रेन यूएनओ के अंदर जाकर बेसिकली हर देश से यही रिक्वेस्ट कर रहा था कि आज मेरे साथ हो रहा है, ये तो अन्याय है, दूसरे देशों के साथ भी हो सकता है। तो ऐसे समय में रशिया से बहुत सारे देशों ने अपने संबंध तोड़ लिए। तो अंतरराष्ट्रीय सहयोग के जरिए उस देश को नुकसान पहुंचाया गया, या फिर युद्ध को रोकने की नीति अपना सकते हैं हम। ये कैसी तरीका होता है? ये सहयोग मूलक सुरक्षा कहलाता है। इसमें हम किसी संगठन में शामिल भी नहीं होते, हमारी सुरक्षा भी होने लगती है और सामने वाले देश को मजा भी चखा देते हैं। एक कहावत सुनी होगी आपने, है ना, सांप मर गया और लाठी भी नहीं टूटी भाई, तो वही वाली बात है ना। तो इसमें हम कह सकते हैं अंतिम उपाय क्या है कि अब जब बात से बात ना बने तो क्या कह रहा है, अंतिम उपाय रूप से फिर बलपूर्वक, जब अंत में बात से बात ना समझे व्यक्ति, तो आप बल पूर्वक या बल का प्रयोग भी कर सकते हो। सहयोग मूलक सुरक्षा के कौन कौन से अंग हैं जो आप कह सकते हो अंतरराष्ट्रीय स्तर पे आजकल सहयोग मूलक सुरक्षा जो है, सहयोग मूलक सुरक्षा जो है उसको बढ़ावा दे रहे हैं। तो आप कह सकते हो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारे संगठन है, जैसे यूएनओ, एक एग्जाम्पल तो मैंने आपको यूएनओ का भी बता दिया। इसके अलावा विश्व बैंक भी है। इसके अलावा कुछ स्वयंसेवी संगठन भी है, पेपर में आ सकता है आपसे, आरसी रेड क्रॉस सोसाइटी, आरसीएस का पूरा नाम पूछ सकते, रेड क्रॉस सोसाइटी, है ना। यूएनओ का पूरा नाम तो बताइए, डब्ल्यूबी का पूरा नाम पता ही आप सभी को। ये वो संगठन है जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या कर रहे हैं, सहयोग को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा एमनेस्टी इंटरनेशनल है आपका, एमनेस्टी इंटरनेशनल और रेड क्रॉस सोसाइटी है, बेसिकली मानव अधिकारों की सुरक्षा के लिए बनाई गई निजी संगठन है। इसके अलावा
आपने नेल्सन मंडेला, मदर टेरेसा, इन सब का नाम भी सुना होगा, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवों के अधिकारों के लिए, मनुष्य के लिए सेम एक जैसा व्यवहार हो, काले गोरे का भेद ना हो, सभी को एक जैसा अधिकार मिले, इसकी बात कर रही हूँ। अब हम इंडिया में रहते हैं तो अगला क्वेश्चन इंडिया पे बनता है और 6 नंबर का बनता है और पक्का पक्का बनता है। क्वेश्चन सिंपल से शब्द में आएगा कि भारत के नागरिक होने के नाते, भारत के नागरिक होने के नाते आपके हिसाब से भारत को किस प्रकार की सुरक्षा रणनीति अपनानी चाहिए। तो भारत को अपरंपरागत रणनीति भी अपनानी चाहिए और परंपरागत रणनीति भी अपनानी चाहिए। अपरंपरागत रणनीति में क्या क्या आएंगे आपके, तो अपरंपरागत रणनीति में हमने कई सारी चीजें देखी। हमने सबसे पहला क्या देखा, बाहरी आक्रमण से अटैक, और फिर देश के अंदर जो प्रॉब्लम हो रही है, चाहे वो गृह युद्ध था, चाहे वो अलगाववाद था, चाहे वो हमारे कानून व्यवस्था का ना चलना था। मैंने आपको जो परंपरागत खतरे हैं उसको 2 पार्ट्स बताए। एक तो जो है 2 पार्ट्स अभी बताए थे, अभी आपकी सपोर्टिंग मटेरियल में भी ये बताया गया था। एक तो बाहरी आक्रमण था और दूसरी तरफ था देश को खतरा था। एक तो कानून व्यवस्था ना चलना, अलगाववाद का होना, और अलगाववाद के बाद में गृह युद्ध था। ये 3 पॉइंट मैंने आपको एक तरफ डिस्कस करवाए थे, देखो आपकी सपोर्टिंग मटेरियल में भी बताया गया। और दूसरी तरफ बाहरी आक्रमण का था, तो बाहरी आक्रमण के लिए मैंने बताया था बाहरी आक्रमण होगा, इसके लिए हम शक्ति संतुलन करेंगे, दूसरे देशों के साथ संगठन बनाएंगे, और तीसरी चीज हथियारों की होड़ कर सकते हैं या फिर अपने आप को विरोधी के समान ताकतवर बना सकते हैं। ये वाला कॉन्सेप्ट था इसके। भारत को अंदरूनी और बाहरी, या फिर हम कह सकते हैं पारंपरिक और अपारंपरिक दोनों तरह की सुरक्षा की जरूरत है। भारत में मौजूदा वन जो वर्तमान समय में है वो लगभग 23% के करीब है, होना चाहिए 33%, जिसकी वजह से जलवायु में इतनी परिवर्तन देखने को मिल रहा है, मौसम में बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। आतंकवाद भारत में है, भारत के अंदर अलगाववाद देखने को मिल रहा है, भारत के अंदर विदेशी फंडिंग होती है आज भी चुनाव के टाइम पे। अभी आपने सुना होगा SBI बैंक से कहा गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि भाई आपको चुनाव के टाइम पे कितना कितना चंदा मिला है वो सारा का सारा पब्लिक करो। SBI मना कर रहा था हम नहीं करेंगे, हालांकि कल रात को उसने लिस्ट जो है रिलीज कर दी, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था हम SBI बैंक को के खिलाफ कार्रवाई करेंगे और हो सकता है बंद करना पड़े तो आगे बंद भी करेंगे भाई। तो यहाँ पर SBI बैंक जो है उसने रात को ही लिस्ट जारी करी है। अब देखो आपको ये जान के बहुत ज्यादा शॉकिंग न्यूज मिलेगी कि सबसे ज्यादा जो फंडिंग है ना वो बीजेपी पार्टी को हुई है, और बीजेपी पार्टी को नेशनली और इंटरनेशनली, अब इतनी पार्टियों को जो फंडिंग होती है, तो हमारी सरकार को सीधी सी बात है, अगर मैं एक सामने वाले व्यक्ति को कार खरीदने के लिए पैसे दे रहा हूं, वो कह रहा है भैया मैं कार खरीदूंगा और कार ऐसी खरीदूंगा कि आपको जब जरूरत होगी आप चला लेना कार, या आपके हिसाब से मैं कार चलाऊंगा। जब कल को वो कार मेरे हिसाब से नहीं चलाएगा या मुझे नहीं दिखाएगा तो मैं उसे बोल सकता ना भाई मेरे पैसे वापस कर, तू तो मुझे कार भी नहीं दिखाता। बोल सकते कि नहीं बोल सकते, बच्चों वाली बात। तो ठीक उसी प्रकार से कि जब हमारी गवर्नमेंट बनती जितना ज्यादा चंदा उसको मिलता है, अब बीजेपी पार्टी की वर्तमान समय में बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हो रही है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि भारत की सुरक्षा घटक के अंदर हमने देखा आतंकवाद की हमले होते हैं, देश के अंदर अलगाववाद है, इसके अलावा देश के अंदर कई बार गृह युद्ध जैसी स्थिति बन जाती है, कई बार दंगे हो जाते हैं, सांप्रदायिकता जैसा माहौल हो जाता है या सांप्रदायिक ना होने की बात भी हो जाती है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि हमारे भारत जैसे देश के अंदर सुरक्षा की पारंपरिक और अपारंपरिक दोनों तरह की सुरक्षा की जरूरत है। अपारंपरिक इसीलिए क्योंकि बाहरी आक्रमण का खतरा चाइना से बना रहता है, पाकिस्तान से बना रहता है। आपने एक कार्टून के बारे में सुना होगा, इंस्टाग्राम पे बहुत ज्यादा वायरल होता है, जिसपे उसने बताया था, काफी पहले भविष्यवाणी करी थी कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका का राष्ट्रपति बनेगा, वो राष्ट्रपति बन गया। विश्व में कोरोना वायरस जैसे नाम की एक बीमारी आएगी, 2019 में वो बीमारी भी आई। आप इंस्टाग्राम चलाते होगे तो आपने देखा होगा। ऐसे ही एक नई उसकी भविष्यवाणी है कि 2025 में हो गई है भाई, भारत जो है भारत पाकिस्तान का युद्ध होगा, और उस भारत पाकिस्तान के युद्ध के अंदर जो है भारत ने पाकिस्तान के ऊपर परमाणु बम गिरा दिया है, और जिसकी वजह से असर पूरी दुनिया पे दिखा है इसका असर, और दुनिया की काफी ज्यादा पॉपुलेशन जो है वो खत्म हो गई। आने वाले टाइम पे क्या पता ये सच हो जाए, क्या पता झूठ हो जाए, लेकिन भारत है ना 24 तो चल ही रहा है, और भारत जो है हम कह सकते हैं क्योंकि अटैक तो हो ही सकता है, बाहरी आक्रमण का जो अटैक तो हो ही सकता है ना। ये बात समझ में कि नहीं आई भाई? हाँ या ना बोलो, हाँ या ना, आइए सबको बात समझ में। सहयोग मूलक सुरक्षा के बारे में मैंने बता दिया, हिंसा क्या होती है। अब इससे अलावा और कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं बनेगा आपके पेपर में जो आप करना पाओ, लगभग सारे क्वेश्चन इसमें हो जाएंगे। बस आपको याद रखना है CWC के बारे में और BWC के बारे में, और बाकी कुछ क्वेश्चन MCQ के होंगे वो मैं आपको अलग से करा दूंगा। बाकी लॉन्ग क्वेश्चन जितने भी थे वो सारे यही थे।